नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रथम प्रकरण को, जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण जो है, संज्ञा प्रकरण का जो सूत्र है, आज हम पढ़ेंगे जो स्वर होते हैं, जो अच होते हैं, अचों के स्थान सभाकृत भेद के उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे आपने देखा हमारा मुंह होता है, अब जैसे मुंह है तो जैसे दांत हैं, ये ऊपर वाले दांत, ये नीचे वाले दांत, दो भाग हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम सभाग बोलते हैं। जो हमारा उच्चारण स्थान है वही ऊपर है, वही नीचे है। यानी यहाँ आहार नाल से लेकर के ये यहाँ तक नीचे का भाग और ये जो ऊपर का भाग है, दो भाग हैं ये। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के क्या क्या भेद हो सकते हैं। क्या बताया कि जो उच्चारण स्थान होता है उसके आधार पर स्वर के क्या क्या भेद हो सकते हैं, इस विषय में बता रहे हैं हम। तो स्वर के जो भेद हैं उच्चारण काल के आधार पर, और उच्चारण काल के आधार पर उनको वर्णन करने के बाद फिर हम करेंगे उस सभाकृत भेदों का वर्णन। तो ये सभाकृत भेद हैं। अब देखिए, इसमें हम 3 सूत्र पढ़ेंगे विद्यार्थियों। एक तो है उच्चै रोदात्तः, दूसरा है नीचै रनुदात्तः, और एक है आपका समाहारः स्वरितः। ठीक है, ये 3 सूत्र हैं विद्यार्थियों, और जी तीनों सूत्रों को पढ़ेंगे हम किसमें? सभाकृत भेद में। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में उच्चै रोदात्तः। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मुख होता है, इस मुख के 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। पुनः देख लीजिए, जैसे मैं ऐसे मुंह फाड़ता हूँ तो ये जो दांत हैं नीचे वाले हैं और ये ऊपर वाले हैं। तो कोई भी जो स्वर होता है वह हमारा 3 तरीके से बोला जाता है। देखिए, जैसे मैं मान लो एक कल्पना कर रहा हूँ, ये हमारा मान लीजिए उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो कोई स्वर होगा वह यहाँ से भी बोला जाएगा, कोई स्वर होगा वो यहाँ से बोला जाएगा, और कोई स्वर ऐसा होता है ऊपर और नीचे दोनों से बोला जाता है। तो जो स्वर ऊपर वाले स्थान से बोला जाता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों हम क्या? उदात्त। कौन सा स्वर? उदात्त स्वर। और देखिए क्या कहा है, उच्चैरुदात्तः, कि जो ऊपर वाले भाग से बोला जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? हम उदात्त स्वर कहते हैं। अर्थात जो स्वर ऊपर से बोला जाए, ऊपर वाले भाग से, उसको कहेंगे उदात्त। तो तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु, यानी तालु आदि जो सभाग स्थान है, क्यों? क्योंकि तालु अगर यहाँ होगा तो तालु यहाँ भी होगा। तो सभाग है ना, 2 भाग हो गए, ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग। तो तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु, कि तालु आदि जो सभाग यानी 2 भागों वाले जो उच्चारण स्थान हैं, ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर वाले भाग में, निष्पन्नो अच, यानी जो बोला जा रहा अच है, स्वर है, उदात्त संज्ञा स्यात्, वह उदात्त संज्ञा वाला होता है। उसको क्या कहते हैं हम? उदात्त स्वर कहते हैं, उदात्त संज्ञा वाला कहते हैं, उदात्त स्वर कहते हैं। कौन सा? जो ऊपर वाले भाग से बोला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें यही कहा है, भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो स्वर ऊपर वाले भाग से बोला जाए वह क्या कहलाएगा? उदात्त। वेद में क्या है, स्वरों के लिए चिन्ह दिए गए हैं, किंतु उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एक बार फिर पुनः देख लें कि तालु आदि सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच, यानी तालु आदि जो सभाग स्थान है, सभाग क्या है मैंने आपको बताया, जैसे मुख होता है ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग। तो जो स्वर ऊपर वाले भाग से बोला जाएगा वह क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। और वेद में इस उदात्त स्वर के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है विद्यार्थियों। जो व्यक्ति ऐसे कहता है, कुछ ऐसे हैं अल्पज्ञानी मान सकते हैं उनको, जो लकीर के फ़कीर हैं और उनकी
परिभाषा ऐसी है, वे कहते हैं जो स्वर ऊंचे स्वर में बोला जाए उसको उदात्त कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है। अगर आपसे कोई ऐसे पढ़ाता है कि जो स्वर ऊंचे स्वर में बोला जाए वह उदात्त होता है, तो वो बिल्कुल भी गलत है, त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वृत्ति में उच्चैर उदात्तः जो सूत्र है उसकी वृत्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु। तालु आदि जो सभाग स्थान है, जो सभाग उच्चारण स्थान है, ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच, उनके ऊपर वाले भाग से, यानी इस भाग से जो उत्पन्न अच होता है, जो स्वर होता है, वह क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। उदात्त किसको कहेंगे? जो हमारे उच्चारण स्थान है उनमें ऊपर का जो भाग है उससे जो स्वर उत्पन्न हो रहा है उस स्वर का नाम हो जाता है उदात्त। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जो आपके साथ ही संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, जिनको भी समस्या है पढ़ने में, व्याकरण में किसी को समस्या आ रही हो, मैं वीडियो डाल रहा हूँ रेगुलर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर कमेंट्स डाल दें, कमेंट्स का जवाब मैं तुरंत दूंगा। और धीरे धीरे इसको पढ़ते रहें, क्योंकि विद्यार्थियों मैंने अपने जीवन में ही देखा है व्याकरण से सरल कुछ भी नहीं है। बस आवश्यकता है तो एकाग्रचित्त होने की और अभ्यास की। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो व्याकरण से सरल कुछ भी नहीं है विद्यार्थियों। तो मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि जब मुझे पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी पता चलता है कि कुछ मदद हो रही है विद्यार्थियों की। और संस्कृत के विद्यार्थियों की मदद हो, उससे ज़्यादा सुख की बात कोई भी नहीं हो सकती। तो इसलिए विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि जो भी आपके साथी संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए यह वीडियो शेयर कर देनी है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।